तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी 5th सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट की, जिसका कोड है की 5001। और हमारा जो ये सीरीज चल रही है इसकी कई क्वेश्चन, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा दिए हैं, जो लॉन्ग फॉर्मेट में कराए हैं। ठीक है, तो अब उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, जो हमारा जुड़ा हुआ है सीपीसी से, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड से और लिमिटेशन एक्ट से। तो आज का जो दोस्तों क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज का क्वेश्चन आपने कभी अपने जीवन में सुना होगा, कुर्की। ठीक है, तो उसी से संबंधित है क्वेश्चन है। उन संपत्तियों का वर्णन हमको यहां पर करना है जिन्हें न्यायालय के द्वारा कुर्क किया जा सकता है या नहीं। मतलब कि एक क्वेश्चन ऐसे बन करके आ सकता है कि उन चीजों को बताइए, उन चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, संपत्ति कोई भी है उसके बारे में बताइए जिनको न्यायालय द्वारा कुर्की उनकी की जा सकती है। ठीक है, और नहीं की जा सकती तो कैसे की जा सकती, किन प्रावधानों पर की जा सकती है, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का हमारा इंट्रोडक्शन यही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सिविल मुकदमा, ध्यान रखना, सिविल मुकदमा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दायर किया जाता है जो वादी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है या गलत कार्य करता है। आमतौर पर एक सिविल मुकदमे में शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाता है वह व्यक्ति जिससे प्रतिवादी की कार्यवाही के कारण नुकसान हुआ है। इसलिए टूटे हुए पट्टे, अनुबंध विवाद, कार दुर्घटनाओं के कारण हुए चोटों या अनगिनत अन्य नुकसान या विवादों के बाद आवासीय निष्कासन पर एक नागरिक मुकदमा लगाया जा सकता है। सिविल मुकदमा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करना है। आपराधिक मुकदमे के विपरीत जो गलत काम करने वाले को सजा देने पर जोर देता है। ध्यान रखना, सीपीसी पढ़ रहे हैं हम, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल में क्या होता है दोस्तों कि आपके साथ में जो भी अन्याय हुआ है उसकी भरपाई की जाती है, सामने वाले को सजा नहीं दी जाती, इस बात का ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये तो हो इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, प्रत्येक सिविल मुकदमे के 3 चरण होते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नोट करते रहिएगा। प्रत्येक सिविल मुकदमे के 3 चरण होते हैं। नंबर 1, एक की मुकदमे की स्थापना, दूसरा एक मुकदमे के निर्णय, और अंततः एक मुकदमे के क्रियान्वयन से शुरू होता है। मुकदमे का क्रियान्वयन एक ऐसा चरण है जिसमें निर्णय के परिणामों को क्रियान्वित किया जा सकता है, प्रोसीड किया जाता है। इसलिए इस चरण को निष्पादन के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा पारित आदेश या निर्णय को लागू या प्रभावी किया जाता है। यह डिक्री का प्रवर्तन है, मतलब कि जो फाइनल डिसीजन होता है, और डिक्री धारक को लाभ देता है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई। या तो मतलब कि फैसला किसके, दोनों में से एक के पक्ष में जाएगा ना, या तो वादी के या प्रतिवादी के। तो सीपीसी की धारा 38 में कहा गया है कि डिक्री का क्रियान्वयन कौन कर सकता है? किसी डिक्री या तो उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने इसे पारित किया है, या उस न्यायालय द्वारा जिससे इसे निष्पादन के लिए भेजा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा 37 कुछ भावों की और व्याख्या देता है कि जजमेंट देनदार की गिरफ्तारी की कार्यवाही में यदि डिक्री धारक न्यायालय से संतुष्ट करता है कि जजमेंट देनदार के पास डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन है, तो कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश से इनकार नहीं कर सकता। इस आधार पर कुर्की का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। डिक्री राशि की वसूली के लिए डिक्री धारक को देनी होती है। देखिए, कंडीशन क्या है कि अभी इससे पहले दोस्तों हमने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो काउंटर क्लेम था प्रतिसाधन वाला, सेट ऑफ वाला, उसमें उसी को लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल को, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन किसी ने नहीं देखा है तो पिछले क्वेश्चन को जाकर के देख लीजिए। ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, उसमें क्या था कि आप लोग थे वहां पर वादी और मैं था प्रतिवादी। तो आप लोगों के मुझ पर देनदारी थी 1 लाख रुपए, और मेरी जो देनदारी है, ठीक है, वो मतलब कि मेरी जो देनदारी थी 70,000 रुपए। अब ध्यान रखो कि मुझे आपके 30,000 रुपए बकाया देना है। अब 30,000 रुपए मेरे पास में है ही नहीं। मैं कहूंगा जज साहब मेरे पास में तो है ही नहीं। वो कहेगा अच्छा तेरे पास में नहीं है। जज साहब कहा हो, तुरंत उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया कि इनके माननीय के पास में जो भी संपत्ति है,
ठीक है, जो संपत्ति है उनमें से उस संपत्ति को क्या कर दिया जाए, कुर्क कर लिया जाए और सामने वाले को सौंप दिया जाए, या फिर उसकी जो संपत्ति है उसको बेच करके सामने वाले के पैसे चुकाए जाए, कुछ भी किया जाए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ना वो वही है। अगर आपके किसी पर पैसे हैं 10 लाख रुपए, उस पर 10 लाख रुपए की ना इनकम है ना उसके पास में कैश है, लेकिन उसके पास में घर है, जमीन है, तो उनको कुर्क किया जा सकता है। कुर्क का मतलब उसको बेच करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, या फिर न्यायाधीश महोदय कह देंगे चलो इसके घर पर कब्जा कर लो, जब तक ये पैसा नहीं देगा इसके घर को नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन डिक्री के निष्पादन के विभिन्न तरीके प्रदान करती है। देखो मैं आपको डिक्री बता दूं यहां पर, वैसे तो आपको बता दें डिक्री क्या होती है। जब दोनों पक्षों ने अपने अपने मुकदमे रख दिए और जज ने जो फैसला सुनाया, ठीक है, जज ने फैसला सुनाया कि वादी को प्रतिवादी के लिए इतने रुपए क्लेम करने थे और अब यहां पर फैसला यह है कि उसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, जिस ये फैसला सुना दिया, तो ये फैसला जो है एक लेटर पर लिखा जाएगा, उसी को बोलेंगे डिक्री। समझ में आ गया? चलिए देखिए, सीपीसी की धारा 51 निर्धारित शर्तों 51 ध्यान रखना, निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन डिक्री के निष्पादन के निम्नलिखित तरीके प्रदान करते हैं। डिक्री का निष्पादन का मतलब होता है डिक्री में जो चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को पूरा करना। चीजें लिखी हुई हैं डिक्री में कि उसको उसे प्रतिवादी को वादी को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो कैसे देगा, वो किस आधार पर देगा, ठीक है, कौन दिलवाएगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं, वो करवाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी उसमें लिख दिया फैसला पूरा होना चाहिए। देखिए, एक विशेष रूप से डिक्री की गई किसी भी संपत्ति की डिलीवरी द्वारा, कुर्की और बिक्री द्वारा या किसी संपत्ति की कुर्की के बिना बिक्री द्वारा, ऐसी अवधि के लिए गिरफ्तारी और जेल में निरोध द्वारा जो अवधि से अधिक न हो, ऐसे अन्य तरीके से जो दी गई राहत की प्रकृति के लिए आवश्यक हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो डिक्री है उसको पूरा करना होगा। ठीक है, चाहे इनमें से कैसी किसी की संपत्ति को उसे जेल में भेजकर उसकी संपत्ति को मतलब कि उसकी संपत्ति कुर्क करके। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, संपत्ति की कुर्की न्यायालय द्वारा लागू निष्पादित के तरीकों में से एक है। मतलब कि आसानी से भैया न्यायालय कह सकता है तूने पैसे तो लिए थे ना, तूने पैसे लेकर घर बना लिया अपना 2 करोड़ रुपए का, उसके पैसे दे नहीं रहा है, इसके घर पे कुर्की कर लो भाई, और उसके जल्दी से जितने का भी घर जाए उसे कर करा करके इसके 1.5 करोड़ रुपए दिलवा दो। ठीक है, चलिए, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्क करने में सक्षम है। यह वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, वह स्थान जहां निर्णय देनदार अपना व्यवसाय करता है। प्रासंगिक ये नहीं है, मतलब सच्चाई भी नहीं, लेकिन यही है जहां पर देखिए, मतलब कि जिस जगह पर कोई भी जो देनदार है, जहां पर अपना बिजनेस करता है, व्यापार करता है, जहां पर उसका निवास है, जो भी है वो वहीं से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, क्या है कुर्की की प्रकृति, दायरा और उद्देश्य, ये समझते हैं। हालांकि अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कुर्की किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक मैं आपको चीज बता दूं दोस्तों, एक मूवी है स्वर्ग। ठीक है, राजेश खन्ना है उसमें मालिक और गोविंदा है उसमें नौकर। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि राजेश खन्ना को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है उसके बिजनेस में, और उसका जो स्वर्ग मतलब कि जो महल होता है, जो घर होता है उसको स्वर्ग नाम होता है, उसकी नीलामी होती है। तो भैया वो नीलामी जो होती है दोस्तों कोर्ट के आदेश के ऊपर होते हैं, उसी को बोलेंगे कुर्की। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संपत्ति की कुर्की सिविल मुकदमे में डिक्री के निष्पादन के तरीकों में से एक है। एक डिक्री में अदालत को एक व्यक्ति प्रतिवादी से डिक्री धारक को एक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अदालत अपनी डिक्री के निष्पादन में प्रतिवादी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर सकता है। चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर सकता है और इन संपत्तियों के निपटान के कारण होने वाली राशि को वसूली कर सकती है। हालांकि कुछ संपत्ति ऐसी है जिन्हें बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्क नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि यहाँ पर दो चीजें आई हैं। कुर्क कौन कौन सी संपत्ति होती है? या तो चल संपत्ति या अचल संपत्ति। अब चल और अचल संपत्ति क्या होती है ये आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। देखो, चल संपत्ति वो है जैसे कि कार है, बाइक है, बिजनेस है आपका कोई, वो चल संपत्ति है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी संपत्ति है जो अचल है, जो एक ही स्थान पर रह सकती है और उसका जो भी
मतलब कि उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती। ध्यान रखना, मेन पॉइंट ये भी, कीमत नहीं बढ़ सकती, जो जितने की चीज है वो उतनी की रहेगी, उसको अचल संपत्ति बोला जाएगा। अब चल और अचल संपत्ति में से एक व्यक्ति के पास में कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है, ठीक है, जो चल और अचल होती है या नहीं होती, लेकिन उनको कुर्क नहीं किया जा सकता। तो तीनों चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। यह लेख संपत्ति की कुर्की पर विशेष जोर देने के साथ मुकदमे में डिक्री निष्पादित करने में अदालतों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों के बारे में बताता है। यह संहिता में कुर्की से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की भी जांच करता है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो ये बात है वो इसी के लिए है कि कुर्की कैसे की जाती है, क्या नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट बना है वो ये है कि संपत्ति जो कुर्क की जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर हम वो चीज देखेंगे केवल कि वो संपत्ति के बारे में देखने वाले हैं इस हेडिंग में जिसको कुर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुर्क किसका किया जाए। देखिए, कुर्की एक कानूनी शब्द है जो एक वादी के लिए अनुकूल फैसले की प्रत्याशा में संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को संदर्भित करता है। मतलब कि जब्त कर लेना, किसी की वस्तु को जब्त कर लेना कुर्की कहलाती है। जब्त करना तो हम कहते हैं, ओए मेरे पैसे दे देना भैया, वरना सोच लेना बाइक को जब्त कर लूंगा तेरी। ठीक है, तो ये है जब्त को ही कहते हैं कुर्की, लेकिन जब्त कानूनी भाषा में हम जब्त को कुर्की कहेंगे। देखिए, जो प्रतिवादी पर पैसा बकाया होने का दावा करता है, डिक्री धारक डोमिनेस लिटिज, वह व्यक्ति मुकदमा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमिनेस लिटिज किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसका मुकदमा है, मतलब कि वादी, और उसे अपने पास उपलब्ध तरीकों में से निष्पादन का तरीका चुनने का अधिकार है। न तो न्यायालय और न ही निर्णय देनदार उसे निष्पादन का एक विशेष तरीका चुनने के लिए बाध्य या राजी कर सकता है। इसे धर्म वेनम्मा बनाम सी सुब्रमण्यम मंदादि मामले में संदर्भित किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। देखिए, कुर्की की प्रक्रिया में डिक्री धारक के अनुरोध पर अदालत देनदार के स्वामित्व वाली विशेष संपत्ति को लेनदार को हस्तांतरित करने या लेनदार के लाभ के लिए बेचने के लिए नामित करती है। सीपीसी 1908 के आदेश 21 की धारा 60 से धारा 64 और नियम 41 से 57 संपत्ति की कुर्की के मामले में से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किसमें? सीपीसी की 1908 के आदेश 21 की धारा 60 से 64 और नियम 51 से 57। आगे है धारा 60 सीपीसी 1908 उस संपत्ति का वर्णन करती है जिसे निष्पादन के दौरान कुर्क किया जा सकता है और नहीं। डिक्री के निष्पादन में कई प्रकार की संपत्ति कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे कि, ध्यान रखना अब कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, जैसे कि भूमि, घर, अन्य भवन, सामान, पैसा, बैंक नोट, चेक, विनिमय के बिल, हुंडी, सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियां इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे रिलेटेड केस है एक इसमें कि ये केस है एम बलराजन बनाम एम निरसम्मा मामले में। यहां पर यह माना गया कि निर्णय देनदार का उक्त घर डिक्री के निष्पादन के लिए बेचे जाने योग्य था क्योंकि कृषि उपज के उसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। दोस्तों, मामला ये था कि डिक्री जो थी वो वादी के पक्ष में आई थी और प्रतिवादी को उसका मतलब कि जो भी भुगतान है वो करना था। उसने कहा कि सर मैंने जो पैसा इससे लिया था वो कृषि करने के लिए लिया था और कृषि की उपज है, तुम कृषि की जो उपज है उस पर कुर्की कर लो। लेकिन उसमें देखा गया, अब देखो जैसे कि गेहूं होता है दोस्तों, गेहूं 6 महीने में उसकी फसल आती है, तो 3 या 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में अगर तुम उसकी कुर्की करके गेहूं को काट लोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए उसको इस तरह से देखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उसका घर जो है उसके निष्पादन के लिए उसके घर को बेचा जाए, ना कि उसको उसकी फसल को। ठीक है, चलिए आगे धारा 61 कृषि उपज पर आंशिक छूट देती है। देखिए, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सामान्य विशेष आदेश द्वारा कृषि भूमि के किसी भी टुकड़े को भूमि की उचित खेती और निर्णय ऋणी के समर्थन के लिए अगले फसल के मौसम तक घोषित कर सकती है। उसके परिवार को डिक्री के निष्पादन में उस संपत्ति को कुर्क करने या बेचने से छूट दे सकती है। अब उसमें स्पेशल बॉन्ड ये है कि धारा 61 के अनुसार कोई भी अगर कृषि पर किसी ने लोन लिया है, कर्ज लिया है, किसी ने वहां पर उसके खिलाफ डिक्री पारित हो गई है, तो वो खुद भी वो कह सकता है कि सर मेरी कृषि को मत हाथ लगाओ, तो मेरे घर को कुर्क कर लो, उसके बदले में कुछ और ले लो। ठीक है,
चलिए और इसकी छूट भी अदालत दे देती है। आ गया है धारा 62। देखिए, आवास गृह के मामले में संपत्ति की जब्ती की बात करती है। ध्यान रखना, आवास गृह जहां पर आप रह रहे हो उसके मामले में संपत्ति की जब्ती करने की बात करती है। संहिता के तहत अमल करने वाला कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले आवास गृह के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो न्यायालय ने जिसको भी कुर्क करने का आदेश दिया है, कुछ भी करने का आदेश दिया है, तो अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर पर कुर्क वो तब कर सकता है तब दिन निकला हुआ हो या दिन का समय हो। सूर्यास्त से बाद और सूर्योदय के पहले वो नहीं की कर सकता, ठीक है। और ऐसे आवास गृह का कोई भी दरवाजा जज देनदार की जानकारी के बिना नहीं तोड़ा जा सकता। ध्यान रखना, अगर उसमें वो अंदर भी है और वो गेट नहीं खोल रहा है तो उस समय के बाद में कोई भी दरवाजा भी उसका नहीं तोड़ सकता। जहां एक महिला ऐसे घर में रहती है और उसे सार्वजनिक रूप से सामने आने की अनुमति नहीं है तो निष्पादन करने वाले व्यक्ति को उसे वापस लेने के लिए स्वतंत्र होने का नोटिस देना होगा और ऐसा करने के लिए उचित समय भी देना होगा। एक बार जब वह हट जाती है तो उसे परिसर में प्रवेश करने की शक्ति मिल सकती है। देखिए कई मामले ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब उन्हें पता अच्छा कुर्क करेगा हमारे घर को, चल बेटा, अब उसमें कोई मतलब घर में महिला हो, किसी की पत्नी हो, ठीक है, अब वो उस घर में रह रही है और वो पर्दा प्रथा है ना, पल्लू करके रह रही है, ठीक है, तो जब तक लीगल नोटिस दोबारा फिर जो जब्त करने गए हैं, कुर्क करने गए हैं, वो वापस आएंगे, एक लीगल नोटिस बनाएंगे और कहेंगे उस महिला को उस घर में से निकाला जाए, तब वो निकल जाएगी, तब उस घर में वो प्रवेश कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 63 में कहा गया है कि जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति का मामला कई अदालतों में चल रहा है वहां उच्च ग्रेड के न्यायालय का अंतिम निर्णय मान्य होगा और जहां समन ग्रेड के न्यायालय है वहां कुर्की का मामला पहले आया था उच्च मूल्य। कहने का मतलब यह है कि 2-3 अदालतें हैं उनमें चल रहा हो तो जो सबसे ऊंची अदालत होगी वहां का जो फैसला है वही मान्य होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये संपत्तियां थी, क्या क्या रूल थे खेती पर और खेती बाड़ी पर और घर पर, ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं वह संपत्ति जो कुर्क नहीं की जा सकती। देखिए, कुछ प्रकार की संपत्ति जिसे किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क या बेचा नहीं जा सकता है। कौन सी? उसका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। विशेष विवरण, कौन है वो विशेष विवरण? जैसे परिधान, खाना पकाने के बर्तन, बिस्तर, कारीगरों के उपकरण, खातों की किताबें, व्यक्तिगत सेवा का कोई अधिकार, पत्नी और बच्चे, सरकार के पेंशन भोगियों को दी जाने वाली वजीफा और ग्रेच्युटी आदि भी बहुत कुछ। ये चीजें हैं जो कुर्क नहीं की जा सकती। ध्यान रखें, स्पेशल बीवी बच्चे, महाभारत में बीवी को ही उसने कुर्क करवा दिया था, बेच दिया था। कारीगरों के उपकरण, जो भी जैसे कोई मिस्त्री है उसके सामान है, उनको भी कुर्क नहीं किया जा सकता। बिस्तर को, अब खाना पकाने के बर्तन, खातों की किताबें, इन सभी को कोई भी अदालत कभी भी कुर्क नहीं कर सकती। अब ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदेश लगाव के तरीके, देखिए आदेश 21 के नियम 43 से नियम 54 तक चल और अपल संपत्ति की कुर्की के लिए एक उचित प्रक्रिया बताई गई। कहां से? जो आदेश 21 है, आर्टिकल 21 के नियम क्या है 43 से 54 तक के, उसमें बताई गई क्या है। देखिए, आदेश 21 नियम 54 अचल संपत्ति की कुर्की के लिए प्रक्रिया के तरीके देनदार और जनता के लिए निषेधात्मक आदेश जारी करने से शुरू होते हैं। यह आदेश निर्णय देनदार को संपत्ति को खुद को या किसी और को हस्तांतरित करने या उस पर शुल्क लगाने से रोक देगा। निर्णय देनदार बिक्री की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए तय की गई तारीख पर अदालत में उपस्थित करना होता है। सामान्यतः अचल संपत्ति के लिए निषेधात्मक आदेशों को दो प्रतियां प्राप्त होती है, अर्थात 2 कॉपियां मिलती है। निर्णय लेनदार बिक्री की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए
तय की गई तारीख पर अदालत में उपस्थित होगा। मतलब कि जिसकी संपत्ति कुर्क करनी है उसके पास जो नोटिस है वो उसको लेकर के भैया अदालत में उसी दिन कहां पर मौजूद होगा। सामान्यतः अचल संपत्ति के लिए निषेधात्मक आदेशों की 2 प्रतियां पर्याप्त होती हैं। मतलब कि जिन भी संपत्ति का कुर्क करना है उसकी 2 कॉपियां लेकर के, जो उसके पास गई है नोटिस की 2 कॉपियां लेकर के वो अदालत में प्रस्तुत होगा। लेकिन जहां भूमि ऐसी हो जिसका प्राप्त राजस्व सरकार को दिया जाता है वहां निषेधाता की 3 प्रतियां तैयार की जाएंगी। लेकिन कोई संपत्ति ऐसी है जिससे जो मतलब कि राजस्व, मतलब कि जिससे जो भी उसका, जैसे कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, या फिर जैसे कोई प्लॉट है, समझो एक प्लॉट है और प्लॉट में सरकारी काम चल रहा है, तो सरकारी काम के लिए ही उसका जो पैसा जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई है जिससे सरकार से कमाई का या फिर कोई जरिया है उससे जुड़ा हुआ है तो उसकी भी कॉपी लेकर के वो वहां पर प्रस्तुत होगा। उसके बाद कुर्की को वैध बनाने के लिए आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरण का वारंट में दी गई संपत्ति के अनुसूची में दिए गए विवरण से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। उसके बाद जो चीजें वो मतलब कि जो उसके कागजात, जो जिस भी संपत्ति के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको लेकर के वहां पर जाएगा और न्यायालय फिर उनको वेरीफाई करेगा। जो सरकारी रिकॉर्ड में कागज होंगे अगर वही उसने वो ले जाकर के देता है तो उनको वैध माना जाएगा। ठीक है, चलिए, और ऐसा होना भी चाहिए। इसके अलावा वारंट और निषेधात्मक आदेश की प्रतियों के साथ नाजिर को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, नाजिर मतलब कि जो अदालत में होते हैं, ठीक है, पैरवी करने वाले। फिर नाजिर वारंट का समर्थन करेगा और इसे अदालत के समक्ष एक निर्धारित समय के भीतर वापस कर देगा। जहां नाजिर द्वारा सौंपा गया कोई भी व्यक्ति संपत्ति में कुर्की के उपयुक्त कार्यों को पूरा करता है तो एक अलग दस्तावेज बताते हुए कि किस दिन और किस समय उसने ऐसा कार्य किया उचित रूप से संलग्न करना होगा। नाजिर जो होता है वो एक चेकर होता है जो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, फिर उसके पास जाएगा, वो अदालत को पेश करेगा और उनका सारा वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये होती है प्रक्रिया। उसके बाद दोस्तों भूमि की कुर्की का वारंट। ठीक है, अभी जो अचल संपत्ति थी उसका था होगा, अब है भूमि की कुर्की का वारंट। देखिए, ढोल पीटने का आरोप आदेश की उद्घोषणा के लिए कोई भी प्रथागत या सामान्यतः अभ्यास किया जाएगा। देखिए, ढोल पीटने से आपको कुछ याद आ रहा है? मतलब कि आपने कभी सुनी है कि मुनादी हो रही थी, मुनादी होती थी। कभी आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सुनी होंगी बचपन में, ठीक है, तो उनमें मुनादी होती थी। ठीक है, तो पहले होता क्या था मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता मुनादी शब्द पूछ लेना, सभी बड़ों बूढ़ों को पता होगा। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले मतलब कि जब लोग थे, ठीक है, मतलब कि इतना अब तो बहुत ज्यादा वो है, अब तो बैंक वगैरह सारी चीजें पहले नहीं होते थे, तो लोग अपने गांव में जो सबसे अमीर व्यक्ति होता था ना उसको उससे कर्जा ले लिया करते थे, उसको बोलते थे महाजन। अब वो महाजन उन्हें कर्जा दिया करता था एक समय के लिए ब्याज के दौर पर। अब जब उनका ब्याज उनको नहीं चुकाया पड़ता था तो वो जिस उसके पास में जो भी सामान होता था, कोई भूमि है, बैल है, ठीक है, बैलगाड़ी है, अनाज है, कोई भी है, उस सब की वो क्या कर लेता था, जब्त कर लेता था। मुनादी करवाते थे पहले कि भैया फलाने का इतना 2 बैलों की जोड़ी है और महाजन साहब उसको ले रहे हैं, महाजन साहब का उस पर कर्जा है, वो बिक रहे हैं, कोई अगर उन्हें लेना चाहता है तो ले लो, उसकी कुर्की हो रही है, नीलामी हो रही है, इस तरह से। ठीक है, तो यही कंडीशन है यहाँ पर। ढोल पीटने आरोप आदि की उद्घोषणा के लिए कोई भी प्रथागत या सामान्य अभ्यास किया जाएगा। मतलब कि कुछ भी ऐसा किया जाएगा जिससे कि सबको पता चल जाए कि हाँ उसके सामान की, उसके भूमि की जो भूमि है उसकी कुर्की हो रही है, उसका वारंट आ गया। और इसके प्रति संपत्ति के एक विशिष्ट हिस्से के साथ साथ अदालत पर भी चिपकाई जाएगी। वही चीज अदालत पर भी चिपकाई जाएगी। इसके बाद पाठक को इस तथ्य को बताते हुए एक नोट रिकॉर्ड करना होगा कि कानून द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक औपचारिकताओं का इसमें पालन किया गया है। मतलब ये सारा काम जो है कानून के द्वारा ही हो रहा है और कानून के नियम के सारे फॉलो किए गए हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी, मतलब कि जो पीठासीन अधिकारी होंगे, बड़े उस अधिकारी होंगे, उसकी सत्यता करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। इसके अलावा अदालत का यह भी दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि कानूनी कुर्की के लिए सभी आवश्यकताओं या औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की भौतिक अनियमितता से रोका जा सके, क्योंकि इससे पार्टियों को गंभीर परेशानी और नुकसान हो सकता है। ऐसी भी चीज समय देखा जाएगा, ऐसी भी कंडीशन देखी जाएगी कि किस समय पर उसकी कुर्की की जानी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है कि जब देखिए अचल का आपने देख लिया और भूमि का देख लिया, अब देखते हैं अचल। जब संपत्ति चल हो तो कृषि उपज न हो तो कुर्की करने का अधिकार वाला अधिकारी संपत्ति को जब्त करना अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। लेकिन दूसरी ओर यदि जब्त की गई संपत्ति खराब होने वाली प्रकृति की है या उसे रखने की लागत उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है तो कुर्की करने वाला अधिकारी उसे तुरंत बेच सकता है। अब एक बात यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है, आपने किसी की संपत्ति है वो जब्त कर ली, जैसे कि भैंस आपने किसी की खोल करके बांध ली। अब भैंस आपने खोद करके बांध ली, अपने घर पे बांध ली, तो भैया भैंस अपने घर पे बांधने को उसके जगह चाहिए, उसके खाने के लिए चारा भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। अब तुम्हें भैंस को उसकी कीमत है 50,000 रुपए की और 50,000 रुपए में तुमने उसको अपनी जब्त कर ली, कुर्की कर ली किसी ने। अब उस पर डेली के डेली 500 रुपए का खर्च हो रहा है। अब एक महीने बाद उस पर 15,000 रुपए उस पर भैंस पे खर्च हो गया। एक उसने कहा कि 1 महीने तक का टाइम दे रहा हूं मैं तुझे, 1 महीने में अगर तूने मेरा पैसा लौटा दिया तेरी कुर्क चीज वापस मिल जाएगी, नहीं तो। लेकिन यहां पर एक प्रावधान ये है कि अगर देखिए 50,000 का कर्जा है लेकिन एक महीने बाद उस भैंस की कीमत हो जाएगी 65,000 रुपए, क्योंकि 15,000 का तो वो खा जाएगी ना उसके पास में, तो अब उसे वो कितना पैसे देगा। तो ये कंडीशन देखते हुए अगर कोई ऐसी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जो कोई चल संपत्ति भैंस है, गाय है, मोटर बाइक है, कोई भी है, अगर उसको रखने पर उसका खर्चा बढ़ता है तो उसे तुरंत बेच सकता है। यदि कुर्की अधिकारी हर उपाय अपनाकर ऐसी संपत्ति को बेचने में विफल रहता है, मतलब कि ऐसी संपत्ति को चाहकर भी मतलब कि खूब कहता है सबसे भैया कोई भैंस ले लो, जब भी कोई नहीं लेता है तो निर्णय देनदार या डिक्री धारक या ऐसी संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कहने पर इसे गांव या स्थान पर किसी सम्मानित व्यक्ति को हिरासत में छोड़ सकता है, इसे संलग्न कर दिया गया है। बाद में संरक्षण को अदालत के समक्ष ऐसी संपत्ति का उत्पादन करने में असमर्थता या इसके कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। मतलब कि अब उस व्यक्ति पर खाने के उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था, उसने क्या किया, जो गांव में एक और व्यक्ति था उसके पास में चारा भी था, वो अपनी भैंस भी रखता, तो उसने उसको देते, ले भाई भैंस को तू बांध ले, ठीक है, जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते, जब वो पैसे देगा मैं उसकी भैंस को ले जाऊंगा, तू तब तक भैंस को रख, इसको खिला पिला, इसका दूध काढ़ और दूध पी, मजे से रहे, ठीक है। तो यहां पर ये कर सकता है। लेकिन इस बात की पूरी मतलब की एक प्रक्रिया होती है कि उसके एक डॉक्यूमेंट बनता है कि भाई हाँ इस ताने की फलाने तारीख फलाने दिन में हमने तुम्हें ये चीज दी है और इस शर्त पर दी है, आप इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और इस बीच में अगर भैंस को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ठीक है। ये कंडीशन है। ये जब आपने वो पढ़ा होगा ना दोस्तों, अप्राकृतिक कृत्य पढ़े होंगे, ठीक है, वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, ठीक है। और वो क्षति वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा ना आपने सेकंड सेमेस्टर में, वहां पर पढ़ा होगा ये सारी चीजें। इस पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना हुआ है डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संपत्ति कृषि उपज है तो कुर्की वारंट की एक प्रति उस भूमि पर चिपकाई जा सकती है जिस पर ऐसी फसलें उगाई जाती है, या जहां उपज काटा या इकट्ठा किया गया है, या खलिहान के फर्श या चारे के ढेर पर लगाया जा सकता है। मतलब कि अब जैसे कि धान की बुवाई चल रही है, किसी की धान की कुर्की होने वाली है अभी में, तो उसके बीच में एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, ये धान को कोई नहीं ले सकता, कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये जब भी बिकेंगे सरकार खाते में जाएंगे और उसके लिए जाएंगे, क्योंकि इस पर किसका हक है, उसका हक है, ठीक है। चलिए आगे है कि जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति एक पराक्रम में हित है तो किसी सार्वजनिक अधिकारी के हिरासत में नहीं है या अदालत में जमा नहीं है तो कुर्की की प्रक्रिया वास्तविक जब्ती के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। मतलब कि एक कोई ऐसी जगह है जहां पर अदालत है, कोई अधिकारी जहां पर उसकी पहुंच नहीं है, तो उसको जब्त करके बुलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे है नियम। रूल क्या है देखिए, उपदेश शब्द का शब्दकोश अर्थ व्यवहार को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक सामान्य नियम रिट या आदेश है। रिट या आदेश है मतलब कि किसी को आदेश करना, रिट जारी करना, यह नियम है। यह कहां है, धारा 46 के अनुसार कुर्की धारणा के तहत की जा सकती है, जिसके तहत डिक्री धारक को अंतरिम कुर्की प्रदान की जाती है।
धाराएं प्रदान करती हैं कि आदेश पारित करने वाली अदालत डिक्री धारक के अनुरोध पर उस अदालत को एक आदेश जारी करती है जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्णय देनदार की संपत्ति नियम में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति से जुड़ी हुई है। मतलब कि नियम के अकॉर्डिंग ए, जैसे कि आप हैं और मैं हूं, आपका 1 लाख रुपए कर्जा है जो चल ही रहा है, उसी के ऊपर चलते हैं। 70,000 मेरे हैं, 70,000 मेरे हैं, 30,000 रह गए। 70,000 आपने मतलब कट के 30,000 रह गए। अब 30,000 के लिए मेरे पास में कोई ऐसी वो है, ठीक है, सपोज करो मेरी गाड़ी है, अब मेरे पास में पैसे हैं नहीं, तो अदालत कहेगी कि अब तुम अपनी गाड़ी को किसी को बेचना मत, कुछ मत करना, ये तो मैं उस व्यक्ति के लिए है वो। अब उस व्यक्ति के, क्योंकि उसकी कुर्की हो सकती है कभी भी, अगर तुमने 30 दिन के अंदर उसके पैसे नहीं दिए तो अब उसकी कुर्की हो सकती है। तो वो जो आदेश तुम ला करके दोगे ना मुझे कि ये ले, अब अपनी गाड़ी को कहीं बेच मत दो, 30 दिन में अंदर तूने मुझे पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो तुम्हारी गाड़ी छीन ली जाएगी, ठीक है, ये होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? धारा 46 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एक उपदेश या उद्देश्य निर्णय देनदार की संपत्ति के हस्तांतरण को रोकना है जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ये नोटिस जो जाता है वो क्यों जाता है? इसलिए कहीं मैं उसको गाड़ी को कहीं और बेच ना दूं, क्योंकि बेच दूंगा तो आप अदालत में कह दोगे सरकार हमने तो इसको बता दिया था फिर भी इसने गाड़ी को बेच दिया, ठीक है। चलिए आगे है गार्निशी आदेश। इंपोर्टेंट पॉइंट है गार्निशी आदेश। यह आदेश 21 के नियम 46A से 46I गार्निशी ऑर्डर के मामले में प्रक्रिया की रूपरेखा बताते हैं। गार्निशी आदेश में डिक्री धारक निर्णय देनदार के धन या संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष दूसरे व्यक्ति के हाथों में पहुंचाना चाहता है, फिर तीसरे पक्ष को अदालत द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह निर्णय देनदार को उससे लिया गया ऋण चुकाए। इस प्रकार एक विनिमय वैध है। देखिए गार्निशी आदेश क्या होता है? एक व्यक्ति हम हैं, ये तो आप हैं और ये मैं हूं, ठीक है। अब ये जो पहला वाला व्यक्ति है उसको मेरे पे से पैसे चाहिए, तो ये तीसरा वाला व्यक्ति रखता है एक, और ये कहता है भैया जो अपनी गाड़ी है तो इसको तीसरे वाले को दे दे और इससे मैं पैसे ले लेता हूं, ठीक है। और जब तेरे पास में पैसे हो जाए तो इसको दे दियो तीसरे वाले को और इससे अपनी गाड़ी ले लियो, ठीक है। तो ये भी एक सुविधा होती है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो ये कहीं भी उसको बेच सकता है या फिर कुछ भी, ठीक है। चलिए आगे है, ये एक विनिमय वैध है। विनिमय वैध का मतलब का चीज दो चीज लो, ठीक है। विनिमय प्रणाली समझते हो, चीज लो चीज दो। चलिए आगे है गार्निशी वह व्यक्ति है जो निर्णय ऋणी का ऋणी है। वह व्यक्ति है जिस पर निर्णय देनदार को अपना ऋण चुकाने और उससे कोई चल संपत्ति सौंपने का दायित्व है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया गार्निशर कौन है? देखिए गार्निशर वह है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है अर्थात डिक्री धारक। निर्णय लेनदार वह व्यक्ति है जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा रखे गए देनदार के पैसे या संपत्ति के फैसले तक पहुंचने के लिए ऐसी कार्रवाई करता है। एक गार्निशी आदेश निर्णय देनदार के देनदार द्वारा दे ऋण को डिक्री धारक को मुकदमे में शामिल किए बिना उपलब्ध कराने में मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि एक पक्ष हो गए आप, एक पक्ष हो गया मैं, और एक पक्ष हो गया तीसरा वाला। मेरी चीज इसको दे दी मैंने आपके कहने पर, ठीक है, कि भैया इससे पैसे, आपने कहा कि उसको दे दे मैं उससे पैसे ले लूंगा, ठीक है। तो आपने इससे पैसे ले लिए, मैंने अपनी चीज इसको दे दी, ठीक है। और जब मैं इसके पैसे दे दूंगा ये मेरी चीज वापस ले लेगा और ये आपको जो पैसे हैं ये इसको मिल जाएंगे। तो तीसरा वाला गार्निश्योर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों पॉइंट लगाव का निर्धारण, मतलब कि नियम का डिसीजन। देखें निर्धारण का अर्थ है किसी विशेष समय पर लगाव की स्थिति। ऐसे मामलों में जहां संपत्ति कुर्क कर ली गई है, ध्यान रखना कुर्क हो गई, लेकिन बाद में अदालत ऐसे निष्पादन को खारिज करने का आदेश पारित करती है। अब कहती है कि कुर्क की गई को अब अकुर्की में बदल दो, मतलब कुर्क की गई है उसको खत्म कर दो। तो अदालत कुर्की की स्थिति का आदेश निर्देश देगी, यानी कुर्की जारी रहेगी या अस्तित्व में नहीं रहेगी। यदि तब अदालत स्पष्ट निर्देश देने में विफल रहती है तो यह निहित माना जाएगा कि कुर्की बंद कर दी गई, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है आदेश 21 नियम 55 से 38 उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिनके तहत संहिता के तहत कुर्की निर्धारित की जा सकती है, मतलब कि निर्धारित की जा सकती कुर्की होगी या नहीं होगी। आगे है
कैसे? देखिए, जहां डिक्रीटल नहीं, आप कर लो, मुझे पढ़ना है, ठीक है बाबू, आप कर लो, ये लो फोन चला लो आप तब तक, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जहां डिक्रीटल राशि का भुगतान किया जाना है या संतुष्ट किया जाना है, डिक्रीटल राशि का ध्यान रखना, जहां डिक्री उलट दी गई हो या रद्द कर दी गई हो, मतलब कि जो डिक्री का मतलब वो आदेश, जिस आदेश ने ये बताया था कि आपकी जमीन कुर्क होने वाली है, आपकी कोई संपत्ति कुर्क होने वाली है, तो अगर उस आदेश का पालन कर दिया गया है कि आपकी कुर्की कर दी जाएगी 3 महीने में, अगर पैसे नहीं दिए, अगर आपने पैसे दे दिए तो वो कुर्की खत्म। दूसरे में कुर्की खुद ही रद्द हो गई, अगर अदालत ने रद्द कर दी किसी बात पर तो वो खुद खत्म हो गई। या फिर जहां अदालत कुर्की के खिलाफ आपत्ति पर प्रकाश डालती है और संपत्ति को मुक्त करने का आदेश देती है। अब आपत्ति के खिलाफ प्रकाश डाला गया, मतलब कि कुर्की नहीं होनी चाहिए, ये कुर्की गलत है, हमें इस पर आपत्ति है, ठीक है। उसके बाद जहां कुर्की के बाद निष्पादन का आदेश खारिज कर दिया, मतलब कुर्की लागू होने का, मैं कुर्की के लिए तो था कि कुर्की होगी, लेकिन कब होगी ये वाला जो वो है वो नहीं है। आगे है कि जहां निर्णय धारक कुर्की वापस ले लेता है, जिसने कुर्की करवाने के लिए कहा है, अगर वही कुर्की को वापस ले ले तो यहां पर भी कुर्की आपकी खत्म हो जाएगी। या फिर जहां डिक्री धारक वह करने में विफल रहता है जो उसे डिक्री के तहत करने की आवश्यकता थी। या फिर जहां वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, मतलब जो मुकदमा था वही खारिज कर दिया गया, उसी के बेस पर कुर्की बनेगी, तो कुर्की कहां रहेगी। उसके बाद जहां फैसले से पहले कुर्की का आदेश दिया जाता है, प्रतिवादी आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब फैसले से पहले कुर्की का आदेश दिया गया था और फैसले से पहले उस मैटर को उसने सुलझा दिया, या फिर उस पर सुरक्षा प्रदान, कुछ भी ऐसी कंडीशन। 9वां पॉइंट, जहां पार्टियों के बीच कोई समझौता या समझौता हुआ हो, मतलब कि उनके बीच में अगर सुलह हो गई हो तो वैसे भी बात खत्म होगी। लास्ट पॉइंट है जहां ऋणदाता मोह त्याग देता है, मतलब कि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे हंसी आ गई इस बात पर। ऐसा होता है कि आपने किसी से पैसे ले लिए, ठीक है, और अब वो कह रहा भैया पैसे दे दे यार, कह दे दूंगा यार, दे दूंगा यार, दे दे भाई, दे देंगे यार, तेरे पैसे कहीं लेके भाग रहे हैं। साल हो गई, 2 साल हो गई, 5 साल हो गए, 10 साल, आपने पैसे ही नहीं दो, मांगता मांगता पागल हो गया। सामने वाला कहता तू भाड़ में जा, ठीक है, अब तू भाड़ में जा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तो तू दे या मत दे तेरी मर्जी है, मैं तुझसे कहूं अभी नहीं, तो ये वाली कंडीशन भी यहां पर लागू हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे वाले पॉइंट पर पढ़ें। आगे वाला पॉइंट है कुर्की के बाद संपत्ति का निजी हस्तांतरण। देखिए धारा 64 क में बताता है कि कुर्की के बाद किया गया संपत्ति का निजी हस्तांतरण कुर्की के तहत लागू करने वाले योग्य दावों के मुकाबले शून्य है। क्यों? क्योंकि धारा 64(2) स्पष्ट करती है कि यह धारा कुर्की से पहले किए गए अनुबंध के अनुसरण के में संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में लागू नहीं है। मतलब कि कुर्की से पहले अगर कोई अनुबंध हो चुका है, मतलब कुर्की का जब आदेश था, आदेश के बाद में कोई तुम्हारे बीच में समझौता हो गया, तो उसके बाद में जो कुर्की का हस्तांतरण है ना वो लागू नहीं होगा। यह प्रावधान डिक्री धारकों पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने और निर्णय ऋणी के संपत्ति को संतुष्ट होने के हकदार निर्णय लेनदार के हितों को बनाए रखने के संहिता में डाला गया। ये क्यों है? ये इसलिए है भैया क्यों ऐसा भी हो सकता है कि कुर्की के बाद में संपत्ति को वैसे अदालत ने कह दिया चलो संपत्ति दे दी, उसके बाद वो ना दे, वो कहीं उसको गायब करवा दे, कुछ भी कर दे, तो इस कंडीशन में, ठीक है। अब एक प्रावधान इस तरह के मालिक के उसकी संपत्ति को हस्तांतरित करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और इसलिए इसे सख्ती से समझा जाता है। हालांकि चूंकि यह लेनदार के लाभों के लिए है, इसलिए वह इस लाभ को माफ कर सकता है। यहाँ निजी हस्तांतरण का मतलब स्वैच्छिक हस्तांतरण जैसे बिक्री, पट्टा, उपहार, बंधक आदि है। सारांश, आप चुप रहो, पता है ना मैं पढ़ाई कर रहा हूं, चुप रहो। बंधक आदि न्यायालय द्वारा निर्देशित स्थानांतरण निजी स्थानांतरण में शामिल नहीं है, इसलिए धारा 64 के उल्लंघन में एक निजी हस्तांतरण अन्य सभी लेन देन के खिलाफ पूरी तरह से शून्य नहीं है, बल्कि केवल कुर्की के तहत लागू किए जाने वाले दावों के खिलाफ और उन दावों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक सीमा तक ही शून्य है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कंडीशन ऐसा नहीं है किसी के हक को छीन लेगा, ये केवल इसलिए एक हम कह सकते हैं एक सुरक्षा है कि भाई तुम लेनदार और देनदार के बीच में कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई गलत वो ना हो, कोई और उसका फायदा ना उठा ले, या फिर तुम कोई चतुराई ना देखो, इस तरह से कुछ भी है। ठीक है, चलिए आगे है निष्कर्ष।
देखिए, एक सिविल मुकदमे में डिक्री धारक को निर्णय देनदार के विरुद्ध अदालत द्वारा पारित की गई डिक्री निष्पादन के तरीके को तय करने का लाभ होता है। निर्णय लेनदार संहिता में उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों में से चुन सकता है। उसे अदालत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई विशेष तरीका चुनने के लिए मजबूर या राजी नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसका ऑप्शन होता है। अगर आपने किसी का लेनदार, मतलब किसी के आप देनदार हैं, अब अदालत ने बोल दिया हाँ भी तुम कैसे देनदारी करोगे, अपनी जमीन दोगे, संपत्ति दोगे, पैसा दोगे, इसके घर पे मेहनत करोगे, कैसे दोगे, तो वो आप चुन सकते हैं, सामने वाला नहीं चुन सकता। कुर्की, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप मर गए हो, आप जीवित नहीं हो, ठीक है, सामने वाले का कर्जा है, तो वो आपकी संपत्ति उसको दे दी जाएगी और उसका मतलब होता है प्रोसीजर कुर्की। तो कुर्की निष्पादन की प्रक्रिया में पहला कदम है और संपत्ति की बिक्री कुर्की की प्रक्रिया के बाद की जाएगी। मतलब कि पहले कुर्की होगी और उसके बाद उस संपत्ति की बिक्री की जाएगी। कभी कभी संपत्ति की कुर्की के बिना भी बिक्री आगे बढ़ाई जा सकती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपत्ति की कुर्की तो हुई नहीं है लेकिन उसके पहले ही बिक्री हो गई। कैसे, अभी वो भैंस वाला एग्जांपल दिया था ना कि भैंस, अगर ऐसी चीज, अगर तुमने भैंस किसी की खोल ली और बांध ली अपने घर पे, तो भैया उसको रखने के लिए खिलाना पड़ेगा, इससे तो अच्छा उसको बेच दो, ठीक है। उसके बाद इसे बिक्री अनियमित प्रकृति की नहीं होती, लेकिन स्वाभाविक रूप से पालन की जाने वाली सही प्रक्रिया संपत्ति के बिक्री के बाद कुर्की की जाएगी। अब जो उसके मतलब भैंस के बिकने के बाद जो पैसा है वो उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। चलिए, संपत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन के तरीकों में से एक होने के नाते डिक्री धारक के अधिकार को मान्यता देती है। निर्णय देनदार और निर्णय लेनदार दोनों हितों की रक्षा के लिए संहिता में विभिन्न संशोधन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप पढ़ लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन कुर्की वाला। अब ध्यान रखना, किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से पैसे ले रहे हो, किन आधार पर कैसे कैसे आप बच सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों।